स्वागत, अभिनंदन। अभी तक हम लोग क्लास 11th के मैथ का जो थ्योरी पोर्शन है, जो थ्योरी पार्ट है, उसको हम लोग देखे और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी का अब देख रहे होंगे। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का आपके पास बुक होगा, एक बार बुक निकालिए, हम लोग बुक को देखते चलेंगे एनसीईआरटी का। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला सवाल है एक बार आप देख लीजिए। पहला सवाल सेट के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या देखिए, पहला सवाल एनसीईआरटी आपके पास बुक होगा, इसमें पहला सवाल है। इसका जो पहला सवाल है आप देख रहे होंगे, आपके हाथ में होगा कि द कलेक्शन ऑफ all the months, ठीक है, months of the year beginning। ध्यान रखना है एक बात कि क्या कह रहा है, beginning with letter J। इस बात को समझिए। सवाल है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, है ना, ऑल मंथ्स ऑफ ईयर यानी साल का टोटल महीना। ठीक है, और इसमें एक और जोड़ा है क्या, साल का टोटल महीना बिगिनिंग विथ जे, यानी जो लेटर किससे शुरू हो रहा है, जे से शुरू हो रहा है। यानी साल का साल में कितने महीने होते हैं, 12। आप जानते ही होंगे, ये वेल डिफाइंड है, लेकिन इसमें भी हमको उसका कलेक्शन चाहिए जो किससे शुरू होता है जे से। आप जानते होंगे, जे से सबसे पहले हो गया जनवरी, उसके बाद जे से अपना हो जाएगा जून, फिर अपना जे से अपना क्या हो जाएगा जुलाई, और भी है क्या, नहीं हो गया, यही इसका आंसर होगा। यानी ये इसको हम बोल सकते हैं यस, ये सेट है। यानी किसी भी सेट होने के लिए दो बातें का होना जरूरत था, हम जानते हैं। पहला वेल डिफाइन होनी चाहिए, ये वेल डिफाइन है, और दूसरा डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। तो आप देख रहे हैं पहला जो सवाल था द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर में टोटल की संख्या कितनी है, 12 महीना होता है, एक कंडीशन ही है। दूसरा कंडीशन है बिगिनिंग होनी चाहिए, यानी शुरुआत होनी चाहिए उसका किससे, तो जे से। तो साल का जो 12 महीना है उसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले जनवरी शुरू होता है जे से, फरवरी तो नहीं हुआ, एफ से होता है, मार्च भी नहीं हुआ, एम से शुरू होता है, इसके बाद अप्रैल भी नहीं हुआ, ए से शुरू होता है। मतलब हमको सिर्फ उस बात को देखना है जो किससे शुरू होता है, जे से। तो आप देख रहे होंगे इसमें जनवरी जून जुलाई बस हो गया, यानी ये सेट होगा, ये पहला। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ क्या, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी ये पहला जो क्वेश्चन है वो सेट है। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी इसका पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया। देखिए कह रहा है मोस्ट टैलेंट राइटर, यानी जो ऐसा राइटर, ऐसा लेखक जो मोस्ट हो। तो एक कहावत है, एक शायरी आप सुने होंगे कि मेरे किस्मत में भी कोई दुख न होता, मेरे किस्मत में भी कोई दुख न होता, अगर मेरी किस्मत मेरी माँ ने लिखा होता। इस बात का कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा टैलेंट, सबसे ज्यादा विद्वान, तो ऐसा हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा मतलब सबसे ज्यादा विद्वान है, या ऐसा हर लेखक को लगता है जो हम जो लिखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बात होगी मोस्ट टैलेंट, तो मोस्ट टैलेंट जो होगा राइटर, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद्र हो सकते हैं, तो किसी के लिए कलाम भी हो सकता है। इसके बारे में ऐसा नहीं है, आप किसी से जाके पूछिए कि बताइए सबसे मोस्ट अच्छा राइटर या सबसे अच्छा लेखक कौन है, तो हो सकता है कोई आपको चेतन भगत का नाम बताए, तो कोई आपको रोहन टेंडे का नाम बताए, या फिर कोई हो तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम बताए, कोई किसी का नाम बता सकता है। यानी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइन है ही नहीं। अगर जो ही वेल डिफाइन नहीं हो तो इसके बारे में आप नहीं कह सकते हैं ये सेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 कोई भी आपको कहेगा टैलेंट राइटर का नाम देखने के लिए, इसका जो कलेक्शन होगा सब अलग अलग होगा। ये टैलेंट अलग अलग ढंग से डिफाइंड होगा। आप किसी भी 10 आदमी से जाकर पूछिए कि 10 टैलेंट आदमी का नाम बताइए,
तो हो सकता है को आपको अलग अलग नाम बताए, यानी एक मत इसमें नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये सेट नहीं होगा, दूसरा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंट ये नहीं होगा। अब द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ द इंडिया, इसलिए नहीं होगा। फिर देखिए इसका तीसरा देखिए क्या है, इसका तीसरा देखिए, इसका तीसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है, फिर वही बात है, कह रहा है ए टीम ऑफ द 11, ठीक है। क्रिकेट में आप जानते ही होंगे जो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11, लेकिन बेस्ट क्रिकेटर चाहिए कितना, 11। तो क्रिकेट में देखते ही रहते हैं, जो हर किसी का विराट कोहली फेमस होता है, या विराट कोहली उसका पसंदीदा खिलाड़ी होता है, तो किसी का के राहुल होता है, तो किसी का जसप्रीत बुमराह होता है। यानी इसमें भी ये बेस्ट के बारे में जो चर्चा किया है, तो बेस्ट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये इस मुद्दा पर बेस्ट किसी के लिए कोहली हो सकता है, किसी के लिए रॉबिन उथप्पा हुआ करता था, एक जमाने का दौर था, यानी बेस्ट सबके लिए अलग अलग है। यानी ये भी जो होगा ये वैल्यू फाइंड नहीं, यानी ये भी अपना सेट नहीं होगा। तीसरा, जैसे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट था, मोस्ट टैलेंट था, इसलिए सब आदमी उसका आंसर एक नहीं दे सकता, इसीलिए सेट नहीं होगा। उसी तरह जो कोई 11 टीम आपको कहेगा कि आपको जैसे कि मान लीजिए कोच बना दिया गया, ठीक है, तो किसी कोच बना दिया जाएगा और कहेगा कि भारत का वर्ल्ड कप के लिए 11 प्लेयर का चयन कीजिए, तो हो सकता है कि आप अलग करेंगे, वही आपको आपके भाई को कह दिया जाए कि आप 11 अच्छा क्रिकेटर को एक टीम बनाइए, तो वो अलग कर देगा। हो सकता है आपके पड़ोसी को बोला जाए कि आप ऐसा करिए कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारतीय जो प्लेयर है उसमें से 11 आदमी, अच्छा आदमी को चुनिए, अच्छा बैट्समैन को, बॉलर को चुनिए। तो सबका जो 11 आदमी का जो टीम बनाएगा वो सब अलग अलग बनाएगा, यानी एक राय नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब एक राय नहीं होता है तो सेट नहीं होता है, यानी जो देख रहे हैं आप सेट नहीं होगा। उसके बाद इसका चौथा एग्जांपल देखिए, चौथा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ all boys, the collection of all boys in your class, बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपसे अगर हम पूछे कि आप बताइए आप क्लास 8वां पढ़ रहे हैं या क्लास 11th का हम लोग में देख रहे हैं, आपके क्लास में टोटल कितने लड़का है, तो आप बता पाएंगे कि मेरे क्लास में 12 लड़का है या 15 लड़का। ऐसा नहीं ना कि अगर क्लास 11th की चर्चा हो, मान लीजिए क्लास 11th की चर्चा हो आपकी क्लास में, आपको मालूम होगा कि 50 लड़का है या 70 लड़का। ऐसा नहीं ना कि कोई कहेगा नहीं 75 लड़का है, कोई कहेगा नहीं 90 बॉयज है, कोई कहेगा नहीं 80 बॉयज, ऐसा होगा नहीं। इसलिए 11th क्लास में बॉयज की जो संख्या होगी वो फिक्स होगी। यहाँ अगर 70 होगा तो 70 ही होगा, 80 होगा तो 80 होगा आपके कक्षा में। तो इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ये चौथा ये सेट होगा आपका, यस ये सेट है। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में बॉयज की संख्या फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि मैथ के टीचर पूछने आएंगे तो आप कहेंगे 70 और फिजिक्स के टीचर पूछने आए तो आप कहेंगे ऐसे, ऐसा नहीं है, फिक्स होगा। यानी जितनी संख्या होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। अब नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल, इसका एग्जांपल नंबर 5वां सेट का एग्जांपल नंबर 5वां क्या है, देखिए एग्जांपल 5 है द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर। 5वां नंबर इसका एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, इसको तो हम लोग कितना बार देख चुके हैं, लेस देन 10, यानी प्राकृतिक संख्या जो किससे छोटा हो, 10 से छोटा। तो आप जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटा। जानते हैं इसको, इस सवाल में हम लोग कितना बार रिपीट भी कर चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या चाहिए जो 10 से छोटा। तो किसी से भी पूछेगा प्राकृतिक संख्या 10 से छोटा तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये वेल डिफाइंड है, यानी इसका मतलब यस ये सेट है। इसके बारे में हम बोलेंगे हाँ ये सेट है। अगला एग्जांपल देखिए, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द नोवेल राइटर बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो नोवेल लिखा है उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो मुंशी प्रेमचंद जो लिखे होंगे वो तो फिक्स होगा, ऐसा जैसे कि आप जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जो कुछ है आपको हम दिखाते हैं। ये सवाल है, ये पहला का सवाल है 6ठा नंबर, यानी कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी किनके द्वारा, प्रेमचंद द्वारा जो लिखा गया है
ये कह रहा है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो अब जो जानते ही है मुंशी प्रेमचंद के आगे लिखा गया है, कुछ कुछ हमको जानकारी है। ये गोदान है उसके द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा कर्म भूमि लिखा गया है, उसके बाद बड़े घर की बहू लिखा गया है, उसके बाद गोदान लिखा गया है। बहुत देख रहे हैं। तो जो इसका किसी आदमी का जो किताब लिखा होगा क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा किताब लिखा होगा जिसको जानकारी नहीं होगा, यानी ये वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि मुंशी प्रेमचंद जी जो किताब लिखे हैं वो फिक्स किताब है, या तो 10 लिखे होंगे, 15 लिखे होंगे या 20 लिखे होंगे, और उसका नाम भी फिक्स होगा, यानी ये जो होगा सो अपना सेट होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो सकेगा। आपसे पूछेगा मुंशी प्रेमचंद का जो लिखा गया है किताब, आप किताब का नाम बताइए, उनके नोवेल का नाम बताइए, तो आप हो सकता है 15 बताएंगे, सामने वाला भी बताएगा 15, और किसी से भी पूछा जाए तो उन सवाल का जवाब 15 ही होगा, यानी ये वेल डिफाइंड। इसका मतलब जो होगा सेट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, ये सवाल है 7वां सवाल कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी इवन मतलब सम संख्या, इवन मतलब कह रहा है सम संख्या का इंटीजर। ये फिक्स होगा, सम संख्या का इंटीजर मतलब क्या, इसका मतलब ये जो कह रहा है कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर, तो ऑल इंटीजर मतलब क्या, इसका मतलब आप समझिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये फिक्स है। ये ऐसा नहीं कि कोई आदमी पूछेगा तो इवन को कोई 1 नहीं कह सकता है, 3 नहीं कहेगा, 5 नहीं कहेगा, यानी ये कलेक्शन इसका क्या है, फिक्स है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए ये जो इवन नंबर का जो इंटीजर है ये भी सेट होगा। ये किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो इसका आंसर एक ही होगा, इसका मतलब ये जो होगा सेट होगा। यस, हाँ ये सेट है। इसका अगला जो सवाल है कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप देख रहे हैं जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, इसमें कितना सवाल है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, यानी किसी से भी पूछेगा कि एक्सरसाइज चैप्टर 1.1 में बताइए कितने सवाल है, तो आप उसमें देख रहे हैं 6 सवाल है, तो आप उसमें कहेंगे 6 सवाल, यानी ये वेल डिफाइंड है, ये सेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे यस ये सेट है। नेक्स्ट देखिए, इसका 9वां सवाल है, पहला का 9वां, ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस यानी दुनिया के सबसे खूंखार, कोई सबसे खूंखार 10 जानवर का आप नाम बताना है आपको, जो सेट होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है आप देखते होंगे किसी बच्चे को छिपकली से डर लगता है, तो किसी बच्चे को चूहा से डर लगता है, आप देख रहे हैं ना। तो ये मोस्ट जो है डेंजरस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को बाघ से, किसी को देखते होंगे आप यूट्यूब पे वीडियो में कि कोई बच्चा, कोई बड़ा आदमी जो होता है वो शेर से खेलता रहता है, तो कोई देखते हो चूहा से भी डरता है। यानी ये जो आप किसी से भी पूछेंगे कि 10 को खतरनाक जानवर कौन है, आप राम से जाके पूछिए कि 10 को खतरनाक जानवर का नाम बताओ, आप मोहित से जाके पूछिए कि 10 को खतरनाक जानवर का नाम बताइए, आप बिट्टू से जाकर पूछो कि 10 को खतरनाक जानवर का नाम बताओ, तो सब जो लिखने के लिए हम लोग किसी बच्चे को देंगे कि आप 10 खतरनाक जानवर का नाम लिख के देखिए या दिखाइए, तो 10 को जो बच्चा है सब अलग अलग लिख के दिखाएगा, यानी इस पर एक राय नहीं बनेगी, इसीलिए ये जो होगा सो सेट नहीं होगा। ये सारा दूसरा सवाल होगा जो सेट नहीं होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि सेट होने के लिए 2 बातें का इंपोर्टेंट होना जरूरत है। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, और दूसरा बात इसमें एलिमेंट जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 के बारे में, ये जो सिंबल है कुछ आपको हम दिखाए थे, जिसमें कौन कौन सिंबल है उसके बारे में इसमें चर्चा है। सवाल नंबर 2 के बारे में देखिए क्या है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, सिंबल के बारे में चर्चा की है, फिर भी एक बता दें, जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग एक्सलोम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसकी चर्चा हम लोग किए ही थे, बिलोंग्स टू, और इसी में ऐसे डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्यता नहीं रखता है। कैसे, इसके हम लोग चर्चा किए हुए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। सवाल नंबर 2 देखिए, ये कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी सेट ए है। अब देखिए सेट ए का एलिमेंट 2 भी है, सेट ए का एलिमेंट 1 भी है, सेट ए का एलिमेंट 3 भी है, मतलब इसके सारे एलिमेंट है, यानी कहने का मतलब अगर ए नाम का
अमन नाम का कोई आदमी है, कोई जो फैमिली का हेड है, तो उसके फैमिली को जो मेंबर है 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए आगे कह रहा है, देखिए तो ए से पूछेगा कि बताइए ए आपके घर में कौन कौन रहता है। ए बोलेगा कि हमारे घर में 1 रहता है, हमारे घर में 2 रहता है, हमारे घर में 3 रहता है, हमारे घर में 4 रहता है, हमारे घर में 5 रहता है, हमारे घर में 6 रहता है। लेकिन पूछा जाए ए से कि बताइए आपके घर में 7 रहता है, तो कहेगा नहीं। पूछेगा 8 रहता है, तो कहेगा नहीं। पूछेगा 9 रहता है, तो बोलेगा नहीं। तो जो रहता है यानी जो उसके सदस्य बिलोंग होगा, बिलोंग आप सुने होंगे किसी आदमी से कि फला आदमी राजा घर से बिलोंग करता है, या ये दुर्गा बाबू के बेटा है, या फला घर से बिलोंग करता है। बिलोंग मतलब उसके घर का सदस्य है, उसके घर का मेंबर है। तो यहाँ सेट ए जो देख रहे हैं उसके घर का जो मेंबर है, सो 1 2 3 4 5 6 इतना ही है, ना इससे आगे होगा ना इससे पीछे होगा। तो इसका कुछ इतना सवाल है। अब देखिए पहला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है 5 जो है ए का सदस्य है। अब देखिए 5 ए का सदस्य है, तो कहेगा हाँ, इसमें सिंबल पुट कर देना है, यही इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा है 8 ए का, देखिए 8 इसमें है, 8 देखिए इसका सदस्य है नहीं है, तो अब इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको करते हैं डज नॉट बिलोंग टू। आपको पूछेगा 9 है तो नहीं है। उसी तरह 2 हो गया। अब तीसरा देखिए, इसी का तीसरा है 0। अब देखिए एक ए नाम का जो कोई आदमी है, इसके घर में कोई 0 नाम का सदस्य है नहीं है, तो लिखिए नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर है 4, आपको बताना है। देखिए 4 जो है ए का सदस्य है, कहाँ देख रहे हैं, देखिए 4 है ना, देखिए 4 है सदस्य, इसको लिखिए बिलोंग्स टू 4। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए 5 में देखिए 2 ए के सदस्य है क्या, देखिए 2 ए का सदस्य है, हाँ बिलोंग्स टू, इसको लिखेंगे हम लोग बिलोंग्स टू, यानी सदस्यता हिंदी में इसको बोलते हैं सदस्यता रखता है। और आखिरी देखिए 10। अब ये सवाल ये आप बताइए, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। देखिए ए के घर में 10 रहता है क्या, आप देखिए। अब इसका सवाल आप देख के बताएंगे ये सवाल रहता है क्या नहीं रहता है। इसमें सिर्फ इतना ही आपको आइडेंटिफाई करना था कि ए के घर में कौन कौन रहता है और ए के घर में कौन कौन नहीं रहता है। तो हम लोग इस सवाल में देखे, ए मान लीजिए कोई अमन नाम का आदमी है, उसके घर में 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। 6 से आगे आपसे पूछे कोई 7 8, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। या उसी तरह फिर पूछे कि 0 रहता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो वही सवाल था, इसको फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए 5 था, तो हम लोगों ने कहा हाँ बिलोंग्स टू 5 है। 8 है, 8 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू। इसमें देखिए 0 कहीं आपको दिख रहा है, यानी ए के घर में 0 है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। 4 है तो हाँ है, 2 है तो है, 10 है कि नहीं, आप एक बार हमको बताइए कि 10 ए के घर में रहता है या नहीं रहता है। ये सवाल 2 था। रेडी। आगे देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कोई सेट ए है, x such that x is an integer। पहले तो ये इंटीजर है, ये बात आप समझिए। इंटीजर कहने का मतलब हुआ, आप जानते हो इंटीजर मतलब हुआ 0 1 2 3, आगे इधर -1 -2 -3 से आगे तक। ये पहला आप समझिए जो इंटीजर। अच्छा दूसरा कंडीशन इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन इसमें ये है, पूरा सवाल है, दूसरा कंडीशन है इसमें ये 7 कह रहा है। यहाँ से देखिए x जो है, x इसको समझिए एक बार, इसको x जो है सो बड़ा है किससे, 3 से या बराबर है। x या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। देखिए फिर से समझिए, x या तो -3 या तो -3 से बराबर है या तो बड़ा है। तो बराबर है तक कहने का मतलब यहाँ से हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ या फिर x क्या है, बड़ा है। तो आप देख रहे हैं ये जो होगा इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जा रहा है, बड़ा है, देख रहे हैं। और ये कहां तक लेके जाएगा ये, और x जो है पहली बार देखिए इसमें 2 बातें कह रहा है। पहला इसको समझिए, पहला ये कह रहा है, इसको देखिए अगर समझिए तो x जो x 3 या 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन, इसको पहले समझिए। पहला कंडीशन इसको, अगर इसको आप देखिए -3 से बोल रहे हैं, x -3 से कहना चाह रहे हैं हम। देखिए -3 या -3 से, इसको समझिए। ये जो पहला, इसको आप देखिए, सिर्फ इसी बात को आप देखिए यहाँ इसको थोड़ा समझिए। x जो है, x
या तो -3 से बराबर में है, -3 के बराबर है या -3 से बड़ा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है। अब अगर हम लोग इसमें चले आते हैं, इसमें ये वाला, फिर देखिए इसको, ये वाला तो ये कह रहा है x जो है सो 7 से छोटा है। ये दो बातें हैं, इसको समझिए, ये बात बहुत भी आएगी, ये बात मुझे समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बात इंक्लूड है। पहला इंक्लूड ये है कि x है बड़ा किससे, 3 से, या तो ये बड़ा है या तो ये बराबर है, तो वही कह रहा है x जो है या तो -3 है या -3 से बड़ा है, पहली बात। दूसरा फिर इसी में कह रहा है x जो है तो क्या है, छोटा है किससे, 7 से। तो अब देखिए यहां से हम लोग चले जाते हैं कि क्या कह रहा है, सो तो -3 से बड़ा है, तो आप देख रहे हैं छोटा संख्या में इधर की तरफ ये आएगा, अब इधर की तरफ जाएगा, और कहां तक, 7 से छोटा है यानी कहां तक जाएगा, 6 तक, यानी 3 4 5 और 6, ये 6 तक आएगा। यानी कि जो सवाल देख रहे हैं, कह रहा है x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब ये इतना सारा बात कर रहा है, यानी ये इसमें इतना सारा एलिमेंट होगा। इसमें दो बातें कहता है, इस बात को आप जरूर एक बार इंपोर्टेंट से समझिए और इसको ढंग से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें दो बातें हैं। पहला कह रहा है x -3 से बराबर है, देखिए बराबर का सिंबल है या बड़ा है, ये पहला बात हुआ इसमें, ठीक है। इस जो आप इसको एक पार्ट में हम लेते हैं, यहां से यहां देखिए, इसको एक पार्ट में, ये पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर यहां से यहां हम लेते हैं, इसको दूसरा पार्ट लेते हैं, तो दूसरा पार्ट कह रहा है x जो है सो 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, x के यहाँ 7 से छोटा है। यहाँ -3 हम लोग शामिल किए, तो -3 से आगे जाएंगे तो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्योंकि 7 से छोटा, तो 7 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 6। यानी ये जो सवाल है इसका आंसर होगा कुछ इस तरह से, क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इसका ये आंसर होगा, ये वाला आंसर। इसमें इतना सारा है कॉन्सेप्ट है, तो इस सवाल को आप इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिएगा, तो फिर आपको सवाल समझने में आपको मजा आएगा। ये हमको आई होप कि आप इसको अच्छा ढंग से समझ गए होंगे, ये क्या कह रहा है। दूसरा देखिए, इसका दूसरा सवाल है x such that x is a natural number, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये तो हम लोग कितना बार देख चुके हैं। इसका मतलब ये कह रहा है, अगर हिंदी में देखें तो ये कह रहा है प्राकृत संख्या जो 6 से कम हो, 6 से कम हो, तो हम लोग देख रहे हैं प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 5, 6 से कम यानी 6 तक ही होगा, यानी इसका आंसर ये होगा। यानी कह रहा है x के बारे में बताना है कि x ऐसा प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए, ऐसा प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए जो क्या है 6 से क्या है छोटा। तो प्राकृतिक संख्या को मालूम होगा, शुरू होता है 1 से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये दूसरा सवाल, ठीक है। तो ये दो सवाल देखे, हम लोग आगे देखते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 3 का जो पहला सवाल था बहुत भी आई था, इसको थोड़ा एक बार अच्छा से आपको मौका मिले तो इस वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके आप इसको देख सकते हैं, बहुत सुंदर सवाल था। इसका देखिए तीसरा का तीसरा सवाल भी इंपोर्टेंट कह रहा है, सेट सी के बारे में कह रहा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह सवाल कह रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। इसमें दो बातें का कॉम्बिनेशन है, इस बात को समझो, दो बातें का इसमें कॉम्बिनेशन है। पहला कह रहा है 2 डिजिट है, कितना कह रहा है 2 डिजिट है, फिर उसको और नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट का अगर नेचुरल नंबर हम देखेंगे, इसको समझिए, नेचुरल नंबर 2 डिजिट का, तो 10 से शुरू होगा, ये 11 ये 12 से लेके 99 तक जाएगा। इसको समझिए, पहले 2 डिजिट की प्राकृतिक संख्या जो शुरू होगी, इसे कहां शुरू होगी, 10 से शुरू होगी और 99 तक जाएगी, ये पहली बात। दूसरी बात कह रहा है इसमें द सम यानी जोड़, दोनों इट्स डिजिट यानी दोनों संख्या का जो जोड़ है सो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, सो देखिए, इस बात का मतलब ये है
ये जो हम लोग संख्या लिए हैं, यहाँ देखिए ये 12 होगा इस तरह से, यहाँ देखिए एक बार ये 13 होगा, ये 14, फिर देखिए 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, डॉट डॉट करके ये 99 तक जाएगी। ऐसा 2 डिजिट का जो हुआ, इसको हम, अच्छा इसको ये है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर कहां से होता है? 10 से लेकर 99 तक, ये पहला कंडीशन। दूसरा बात है जो उसका जो सम होना चाहिए उसे कितना होना चाहिए? 8। एक बार देखिए इसको देखिए, 1 प्लस 0 करिए, 1 प्लस 0 तो कितना आया? 1। नहीं, ये नहीं होगा, यानी ये कट गया। इसको देखिए, इसको जोड़िए, 1 प्लस 1 कितना आया? 2, ये भी कट गया। अब इसको जोड़िए, 1 प्लस, यहाँ देखिए इसको देखिए एक बार, 1 प्लस 2 कितना आया? 3, ये भी कट गया। अब उसी तरह इसको जोड़िए, 1 प्लस 3 कितना आया? 4, ये भी कट गया। जोड़ कितना आना चाहिए? 8। इसका ध्यान रखना है। देखिए 1 प्लस 4, इसको जोड़ेंगे हम लोग, 1 प्लस 4 कितना आया? 5, यानी ये भी कट गया। 15 को देखिए, 15 को 1 प्लस 5 तो कितना आएगा? 6, यानी 15 भी कट गया। 16 को देखिए, तो 1 प्लस 6 कितना आया? 7, यानी 16 भी कट गया। 17 को देखिए, 1 प्लस 7 तो कितना आया? 8 आया। यानी इसका जो कलेक्शन शुरू होगा, पहला जो कलेक्शन देखिए सेट सी में जो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कितना? यहाँ से हम लिखेंगे 18, पहला इसका होगा 18। इसी तरह से आपको चेक करना है, कहां तक? 99 तक आपको चेक करके दिखाना है कि कौन कौन संख्या होगा जो 18 होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे भी चेक करेंगे, देखिए 20 लेंगे, अच्छा देखिए थोड़ा आपको और आगे दिखाते हैं। अगर हम लोग इसको 20 लेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए इसको 19 तक चेक हो गया। अब देखिए आगे, अब एक बार चेक करिएगा, देखिए 20 लेंगे तो नहीं हो रहा है, 21 लेंगे नहीं हो रहा है, 22 लेंगे 2 2 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 23 लेंगे 3 2 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह 24 लेंगे तो 4 2 6 हो गया, नहीं हुआ। फिर 25 लेंगे तो 5 2 कितना हुआ? 7, ये भी नहीं होगा। फिर 26 लेंगे तो 6 2 8, यानी अगला संख्या जो होगा आपका 26 होगा। यानी इसी तरह से आपको चेक करने चले जाना है। जो कहां तक चेक करना है? 99 तक। इस सारा सवाल को अगर आप 99 तक एक बार इसको आप चेक करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि पहला जो हो रहा है सो अच्छा पहला 17 हो रहा था, पहला जो हो रहा है 17 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है। इसी तरह आपको चेक करने जाना है तो आपको आंसर चला है। लेकिन हाँ, कहां तक चेक करना है आपको? 99 तक चेक करना है। 99 से आप आगे नहीं जाना है, ये क्योंकि इसमें कंडीशन है 2 डिजिट की संख्या होनी चाहिए और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको चेक करते जाइएगा। देखिए 26 अब आगे भी चेक करिएगा, कर सकते हैं 27, 28, 29, 30, आगे चेक करते जाइएगा। दोनों संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 2 हम देख दिए हैं, उसके बाद इसको आप आगे चेक करिए। अब देखिए 3 का कुछ आगे, इसमें जो सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा था वो काफी इंपोर्टेंट था। अब तो इजी है। अब सवाल नंबर 3 का चौथा सवाल कह रहा है कि x प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइड किसका होना चाहिए? 60 का। तो ये आसान है। अब 60 में लगाइए, भाग किसे लगाना है आपको? प्राइम नंबर से। 2 से लगाइएगा, 30 होगा। फिर आपको 2 से लगाएंगे तो आप देख रहे हैं 15 होगा। फिर आप 2 से लगाएंगे तो ये 5 होगा। 3 ठीक है, तो 2 से लगा दिए, यानी 2 आपका क्या है? पहला प्राइम नंबर 2 से लगाए तो आपको 30 हो गया। फिर 2 से लगाएगा तो 15 हो गया। तो फिर 3 से, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यानी इसका जो कलेक्शन हो जाएगा डी का, सो हो गया 2, फिर 2, फिर 3 और 5। आप देख रहे हैं सेट के अंदर जो हम सेट को रिपीट नहीं करते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? 2 3 5, ये आपका हो गया आंसर। सिंपल था। 60 का डिवाइजर चाहिए और कौन? प्राइम। इसका यही करेक्शन होगा। अब देखिए ये जो 5वां सवाल है, कह रहा है ई में सेट अप द ऑल लेटर किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। आप कुछ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री को सबको अलग अलग कर दीजिए, सिंपल है। यानी देखिए टी को ले लीजिए तो कॉमा दे दीजिए, आर को ले लीजिए कॉमा दे दीजिए, आई को ले लीजिए कॉमा दे दीजिए, जी को ले लीजिए कॉमा दे दीजिए, ओ को लीजिए कॉमा दीजिए, एन को लीजिए फिर कॉमा दीजिए, ओ को लीजिए कॉमा दीजिए, एम को लीजिए कॉमा दीजिए, ई को लीजिए कॉमा दीजिए, टी को लीजिए कॉमा दीजिए, फिर आर को लीजिए कॉमा दीजिए, फिर आर के बाद वाई है। इसके बाद अब देख लीजिए जो इसमें रिपीटेशन हो रहा है उसको नहीं लिखना है। तो पहले आप टी को लिख दीजिए, ठीक है। तो टी हो गया तो आगे इस टी को हम लोग नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखिए आर, लिखिए आर,
इसमें आर हो गया, आगे जो आर होगा उसको नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन इसमें नहीं अलाउड है। उसके बाद आई लिख लिए, तो आगे जो आई होगा उसको नहीं लिखेंगे, तो आगे आई है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जी, तो जी दे दिए, तो आगे जो जी होगा उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देंगे हम लोग ओ, तो ओ दे दिए, तो आगे जो ओ होगा उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए एन दे दिए, इसमें और कोई एन है क्या? नहीं है। इसके बाद देखिए एम, और इसके बाद क्या हो गया? ई। ये आपका हो गया इसका आंसर। यानी कुछ नहीं, उसी बात को लिखना था, उसमें जो रिपीटेड हो रहा है उसको नहीं लिखना है। तो इसका हो गया, यही बस। इसमें और एक सवाल बच गया है, इसका आखिरी शब्द। आखिरी सवाल भी यही इसी तरह का सवाल है। अब देखिए यही सवाल है, उसमें कह रहा है क्या? देखिए इसका सवाल नंबर 3 का छठा सवाल है। 3 का छठा सवाल कह रहा है सेट ऑफ द ऑल, ये कह रहा है, ये सेम सवाल है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड BETTER। तो अभी देखे हैं इसको क्या करना है। अब इसको कुछ नहीं करिए, अब इसको पहले लिखिए बी, कॉमा दीजिए ई, कॉमा दीजिए टी, कॉमा दीजिए टी, कॉमा दीजिए ई, कॉमा दीजिए और आर लिखिए। अब इसमें देख लीजिए जो कौन कौन वर्ड रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है उस वर्ड को हम लोग नहीं लिखेंगे, सेम जैसे कि हम लोग अभी लिखे हैं रिपीट करने वाला। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिख लीजिए बी आगे है क्या? नहीं है। उसके बाद देखिए ई आगे है क्या? हाँ, ये नहीं लिखाएगा। फिर देखिए टी है आगे है क्या? टी नहीं लिखाएगा। यहाँ क्या बच गया? आर। यानी इतना सारा आंसर है। ये प्रैक्टिस करा रहा है क्या, सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसका फिर हम लोग पार्ट 2 अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।